नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसके तहत आज हम भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। यह भारत के संवैधानिक विकास का दूसरा भाग है। पहला भाग आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यह वीडियो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, भारत का संवैधानिक विकास। तो हम आज यहाँ पर देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम थे। और इंग्लैंड में पीएम जो थे वो लॉर्ड डर्बी थे। लॉर्ड डर्बी के पहले जो थे पारमस्टन थे, और पारमस्टन ने त्यागपत्र दे दिए। उसके बाद लॉर्ड डर्बी वहाँ के प्रधानमंत्री बने। अब हम देखते हैं इसके मुख्य प्रावधानों को। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो था, उसके तहत भारतीय शासन का केंद्रीकरण प्रारंभ किया गया। तो भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण प्रारंभ हुआ, और जो भारत का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी सीओडी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ठीक, द्वैध शासन भी समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मंत्री पद की व्यवस्था की गई। आगे अगर हम देखें तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, और जिसका अध्यक्ष भारत सचिव होगा। ठीक है, तो 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन, जिसका अध्यक्ष भारत सचिव होगा। भारत सचिव के बारे में और बातें जानते हैं। तो भारत सचिव अनिवार्यतः ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। तो पहली शर्त है कि वह अनिवार्य रूप से ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना चाहिए। परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटाया जा सकता था। तो जो परिषद के सदस्य थे उनको पद से नहीं हटा सकता था। तो भारत सचिव जो है ये परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था। तो अब हम अगले एक्ट की बात करते हैं। तो अगला एक्ट है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आया था, और भारत का संवैधानिक विकास का सूत्रपात। तो भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात इसी अधिनियम से माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना यहाँ पे। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखें तो सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की नीति से संबंधित इस अधिनियम को माना जाता है कि यह अधिनियम सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की नीति से संबंधित है। ठीक है, और बंगाल में 1862 और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 1886 एवं पंजाब में 1897 में विधान परिषदों की स्थापना की गई। तो विधान परिषद की स्थापना कहाँ की गई? बंगाल में 1862, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 1886 एवं पंजाब में 1897 में इसी एक्ट के तहत की गई। इसके साथ ही यहाँ देखा जाए तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और यहाँ पर संविधान व्यवस्था भी कहीं न कहीं उसका भी सूत्रपात हो गया। कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कैनिंग द्वारा यहाँ पर विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू की गई। ठीक, इसके साथ ही अगला फैक्ट देखते हैं। तो गवर्नर जनरल को विधान परिषद स्थापित करने तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो विधान परिषद स्थापित करने की और अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई किसको? गवर्नर जनरल को। और इसकी अवधि 6 माह होगी। जो अध्यादेश होगा इसकी अवधि 6 माह तक होगी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, अब बढ़ा के 5 सदस्य हो गए। तो ठीक है, पहली बार भारतीयों को विधायी कार्य भी के साथ जोड़ा गया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली बार भारतीयों को विधायी कार्य के साथ जोड़ा गया। मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पुनः कानून बनाने, संशोधन करने का अधिकार भी दिया गया। तो मद्रास तथा बंबई की जो सरकारें थी उन्हें कानून बनाने और संशोधन करने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह हमने 1861 का अधिनियम देखा। अब हम अगले अधिनियम की बात करते हैं, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यहाँ आरंभ हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है
याद रखें, प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई। दूसरा फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार। तो यहां ध्यान देना है, एक तो बजट पर हम बहस कर सकते थे और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखें। आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था आरंभ हुई। तो आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था का आरंभ हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब हम अगले एक्ट की बात करते हैं, भारतीय परिषद एक्ट अधिनियम 1909, मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, तो मॉर्ले मिंटो सुधार, जो यहाँ मॉर्ले हैं ये भारत सचिव हैं। ठीक है, तो ये सर अरुंडेल समिति के आधार पर आई थी। तो सर अरुंडेल समिति इससे रिलेटेड है, इसको ध्यान रखें। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला तथ्य है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट से की गई। तो उत्तर होगा भारतीय परिषद एक्ट 1909, या इसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। यहाँ पर एक मिंटो का एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वो कहते हैं कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो ये मिंटो ने कहा था, ये याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान देखते हैं इसका। तो बजट पर वाद विवाद करने, प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने, यहाँ इंपॉर्टेंट है, पूरक प्रश्न पूछने और का अधिकार तो दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें, मॉर्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। एक किसका कथन है? तो गांधी जी का है। तो मॉर्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया, गांधी जी कहते हैं। इसके साथ ही के.एम. मुंशी कहते हैं कि इन्होंने हम उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। तो इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला, 1909 के एक्ट के बारे में के.एम. मुंशी कहते हैं। वहीं हमने देखा, हम गांधी जी कहते हैं कि मॉर्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। आगे देखते हैं। तो सॉरी, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला कौन सा एक्ट? 1909 का एक्ट। तो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। अगला देखते हैं, एक स्टेटमेंट है रैमजे मैकडोनाल्ड की। ये कहते हैं कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। तो जो सुधार था क्या था? प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था, ऐसा रैमजे मैकडोनाल्ड बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रावधान। तो भारत सचिव मॉर्ले ने दो भारतीय, कौन? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, दो भारतीय सदस्य को इंडिया काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया। तो यहाँ दोनों व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है, कौन नियुक्त हुए? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक, सत्येंद्र सिन्हा भी यहाँ महत्वपूर्ण है। सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सत्येंद्र सिन्हा प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किए गए। इस एक्ट ने क्या किया? इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। तो ये 1909 का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके सारे प्रावधान ध्यान से आप लोग देख लें। अब हम बात करते हैं 1919 के एक्ट की, जिसे कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार याद रखना है। ठीक है, तो ये है। अब हम इसमें देखते हैं इसके प्रावधान। तो भारत में स्वशासन अर्थात उत्तरदायी शासन का विकसित करना यहीं से प्रारंभ हुआ। तो उत्तरदायी शासन का विकास, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित हुआ है। और यहाँ पर जो विषय थे उनको दो पार्ट में बांट दिया गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। जो प्रांतीय विषय थे उनको भी दो पार्ट में बांट दिया गया, सुरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें।
ये अगला फैक्ट देखते हैं। तो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। तो 1919 के एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके और फैक्ट, इंपॉर्टेंट प्रावधान। तो भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई किस लिए? भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए। इसके साथ ही नरेश मंडल की स्थापना हुई। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई, ये ध्यान रखना है। और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू कर दिया गया। इसके साथ ही ईसाई आंग्ल भारतीयों पर भी विस्तारित किया गया सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो भारत सचिव महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते थे। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, उसको भी देख लेते हैं। लायोनिल कार्टिस जो हैं, इन्हें द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी बुक का नाम डायरकी है। तो लायोनिल कार्टिस द्वैध शासन के जन्मदाता हैं, इनकी बुक का नाम डायरकी है। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से बंद कर दिया गया। तो ये 1919 से एक्ट से संबंधित प्रमुख प्रावधान थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसके याद रखें। अब अगले अधिनियम की बात करते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935, ये प्रस्तावना विहीन है। ठीक है, क्योंकि इसमें 1919 की प्रस्तावना ही बाद में जोड़ दी गई थी। तो प्रस्तावना विहीन अधिनियम भी पूछा जाता है कौन सा है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। तो इसको भी देख सकते हैं। ये लॉर्ड वेलिंगटन जब वायसराय थे उस समय आया था। तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय पर आया था। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई, परंतु यह असफल रहा क्योंकि इसमें देशी रियासतें शामिल नहीं हुई। ठीक है, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, यह फेल हो गया क्योंकि इसमें देशी रियासतें शामिल नहीं हुई। यह स्टेटमेंट कथन कारण देकर भी पूछ सकता है प्रश्न, इसको ध्यान से देख लें। तो आगे हम देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया और इसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। इसके साथ ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई और भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। अब इसमें आंग्ल भारतीय, ईसाई, यूरोपीय, हरिजन सभी लोग शामिल हो गए। आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इससे संघीय न्यायालय का गठन किया गया, का प्रावधान किया गया था और 1 अक्टूबर 1937 को इसका गठन किया गया। और इसमें 1+6, एक तो हो गए चीफ जज जो थे सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, और 6 और सदस्य थे जिसमें 2 भारतीय भी थे। तो भारतीय का नाम हमें याद रखना है, M.R. जैकर और M.S. सुल्तान। तो M.R. जैकब और M.S. सुल्तान। और चीफ जज जो थे सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक, तो 1+6 सदस्य थे इसमें। तो ये महत्वपूर्ण है। और ये संघीय जो न्यायालय था, इसकी अधिकारिता की बात की जाए तो इसको अपीली, आरंभिक, अपीली और परामर्शदात्री, तीनों अधिकारिताएं थी इसको। तो आरंभिक, अपीली और परामर्शदात्री अधिकारिता थी। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रावधान इसके कौन से हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग 1935 के अधिनियम में ही किया गया। तो ये भी याद रखें। शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक है, शक्तियों का विभाजन यहाँ पर किया गया केंद्र और राज्य के मध्य। जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय को प्रदान की गई। तो बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अवशिष्ट शक्तियां याद रखना है, वायसराय को प्रदान की गई। इसके साथ ही 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया, जिनमें 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। तो 6 प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल था और ओवरऑल 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का। ये कहते हैं कि गुलामी का अधिकार पत्र तथा एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो ये इनके स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, आगे देखते हैं। 2
नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण भी इसी एक्ट से 1935 के एक्ट से किया गया। तो उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण 1935 के एक्ट से किया गया, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखें। एक स्टेटमेंट है जिन्ना की, तो मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने 1935 के एक्ट को कहा यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा एक्ट है। तो यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान थे 1935 के एक्ट के। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो अंतिम एक्ट है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और यह प्रस्तावित हुआ था, ये डेट याद रखें, 4 जुलाई 1947 को, और स्वीकृत हुआ 18 जुलाई 1947 को, और इसमें कुल 20 धाराएं थी। तो यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी आप लोग को मालूम है। तो इस वीडियो में हमने लगभग सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट देख लिया। तो आप लोग ये सारे संवैधानिक विकास का सारे एक्ट्स ध्यान से कर लें, यहाँ से अधिकतम प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।